हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के चैप्टर नंबर 8 की, जिसमें हमें बात करनी है क्लिनिकल फार्मेसी। आपका जो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी बोल रहे हैं। ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है आपका हॉस्पिटल पार्ट और एक है आपका क्लिनिक पार्ट। हॉस्पिटल पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सारी जितनी भी वीडियो लेक्चर्स है आपको हमारे वेबसाइट नोट्स कार्ड के लिंक पे अवेलेबल हो जाएंगी। आज जो हम बात करने वाले क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में बात करने वाले, चैप्टर काफी लेंथी है, इसी वजह से इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि 3 पार्ट्स में हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एज यूजुअल जो नोट्स हैं वो हमारे वेबसाइट नोट्स कार्ड पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी आपको कंफ्यूजन या कोई आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। नाउ स्टार्ट द वीडियो। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस की ओर देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर 8 है ये आपका लेंथी होने वाला है, इसलिए हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड। ठीक है, तीनों पार्ट्स आपको इसी पर्टिकुलर वेबसाइट में मिलेंगे, नोट्स कार्ड के चैनल पे आपको मिलेंगे। सबसे पहले हमें बात करनी है क्लिनिकल फार्मेसी से डेफिनेशन, स्कोप, डेवलपमेंट, इंडिया और अदर कंट्री दोनों की बात करनी है। टेक्निकल डेफिनेशन की बात करनी है, कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करनी है, यानी कि कुछ टर्म्स की बात करनी है जो क्लिनिकल फार्मेसी में यूज होती है। सिग्निफिकेंस की हमें बात करनी है, जैसे कि हो गया हमारा पेडियाट्रिक, जेरियाट्रिक और एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर। तो यानी कि आज इस वीडियो लेक्चर में हम ये बात करने वाले हैं, फिर सेकंड पार्ट में हम सेकंड टॉपिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल फार्मेसी की। तो क्लिनिकल फार्मेसी का क्या मतलब है? जैसे अभी तक हमने हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में पढ़ा था, जिसमें डॉक्टर रहते हैं, फिजिशियंस रहते हैं, नर्स रहते हैं, बाकी अदर हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो रहता है, फार्मासिस्ट रहते हैं। ऐसे ही अब हमें बात करनी है क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में। जितना रोल पेशेंट को ठीक करने का हॉस्पिटल फार्मेसी का होता है, उतना ही रोल आपका क्लिनिकल फार्मेसी का भी होता है, जिसमें आपका फार्मासिस्ट भी इंक्लूड होता है। तो क्लिनिकल फार्मेसी क्या है? एक टाइप की ब्रांच है जो क्या करते हैं, पेशेंट्स की केयर से लेके पेशेंट्स की आगे तक की हेल्थ को प्रमोट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जितना रोल हॉस्पिटल का होता है उतना ही क्लिनिकल फार्मेसी का भी होता है। मेनली ये जो पर्टिकुलर फार्मेसी की ब्रांच है ये पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड करती है विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन थेरेपी ऑप्टिमाइज। मेडिकेशन थेरेपी ऑप्टिमाइज का यहाँ पे क्या मतलब है कि मेडिकेशन जो थेरेपी में हम जो मेडिसिन यूज करते हैं उनको ऑप्टिमाइज करना, यानी कि उनको प्रॉपर डोज कैलकुलेशन करके पेशेंट्स को देना, जिसकी वजह से वो उनकी हेल्थ को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, अच्छा करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और डिजीज से बचाने में भी हेल्प करते हैं, यानी कि जिसका अगर एक वो सिंगल वर्ड में बात की जाए तो फार्मास्यूटिकल केयर बोला जाता है, क्लिनिकल फार्मेसी की ब्रांच है। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल केयर भी क्या है, क्लिनिकल फार्मेसी है। और क्लिनिकल फार्मेसी क्या है, ये ब्रांच होती है जिसमें क्या होता है, पेशेंट्स की केयर टेकर की जाती है, मेडिसिन थेरेपी भी यूज की जाती है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमाइजिंग क्राइटेरिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें आता है जो क्लिनिकल फार्मेसी होते हैं वो हेल्थ साइंस होता है। ठीक है, डिसिप्लिन होता है, डेफिनेटली सी बात है, क्योंकि मेडिकल टर्म में अगर डिसिप्लिन और सिंसियरिटी आप नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो मेडिकल टर्म आता है वो जो आपने देखा भी होगा, जो ओथ होती है, जैसे डॉक्टर्स की ओथ होती है वैसे फार्मासिस्ट की भी ओथ होती है। ठीक है, तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, फार्मासिस्ट क्या करते हैं, पेशेंट्स केयर करते हैं, उनको जितनी भी उनकी मेडिकेशन थेरेपी होती है ऑप्टिमाइज करते हैं। मेडिकेशन थेरेपी का मतलब होता है डोज कैलकुलेशन करना। ठीक है, और हेल्थ को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, अच्छा करेंगे, डिजीज से बचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का भी रोल काफी ज्यादा है, यानी कि आप इनको अगर डॉक्टर की बात की जाए और क्लिनिकल फार्मासिस्ट की बात की जाए तो आप दोनों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी अपनी जगह इक्वल है। फार्मास्यूटिकल केयर की जो मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फार्मास्यूटिकल केयर का यहाँ पे क्या मतलब है, जिसमें आपका हेल्थ को प्रमोट करना होता है, मेडिकेशन थेरेपी को ऑप्टिमाइज करना होता है, पेशेंट्स की वेलनेस होती है, डिजीज से बचाना होता है, उसको हम क्या बोलते थे, फार्मास्यूटिकल केयर बोलते थे। कि फार्मास्यूटिकल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम जो पर्टिकुलर पेशेंट्स को ठीक करते हैं वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, मेडिसिन और ड्रग की हेल्प से कर रहे हैं, इसीलिए इसको फार्मास्यूटिकल केयर बोला गया है। कौन करता है, फार्मासिस्ट करता है, जैसे डॉक्टर करते हैं वैसे फार्मासिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि ये ड्रग थेरेपी को मेंटेन करके रखे, यानी कि जितना जरूरत हो उतना ही दे पेशेंट्स को, ज्यादा नहीं देनी है, या फिर जितने में वो ठीक हो सकता है उतना आप दे। ऐसा नहीं है कि आपको अपना बिजनेस चलाना है तो आप कुछ भी मेडिसिन लिख के कुछ भी दे देते हो। ठीक है, आपको उतना ही मेडिसिन देना है, उतना ही मेडिसिन आपको प्रोवाइड कराना है जितना पेशेंट्स की नीड है और जितना पेशेंट्स क्या है ठीक हो जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका अगर खुद का बिजनेस है तो आप उसको ऐसी दवाई देते हैं कि क्या बोलते हैं कि एक बार आके ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर से बीमारी हो जाती है। क्योंकि जो मेडिकल टर्म होती है, देखिए वो बहुत डिसिप्लिन टर्म है और बहुत सिंसियरिटी की टर्म है। ठीक है, आपको कुछ ऐसी थेरेपी यूज करनी है जिसका जो आउटकम है वो पॉजिटिव अचीव हो, अच्छा अचीव हो। पेशेंट्स ऐसा नहीं है कि एक दिन ठीक हो जा रहा है फिर दूसरे दिन फिर आप वो आ जा रहा है आपके पर्टिकुलर क्लिनिकल फार्मेसी पे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप सिंसियर है, पंक्चुअल है, तो आप सोचें कि पेशेंट्स को कैसे ठीक करना है। ठीक है, तो पेशेंट्स की जो क्वालिटी है लाइफ की, उसको भी आपको इम्प्रूव करना है।
क्योंकि मैंने अभी बोला है कि जो ये पर्टिकुलर फील्ड होता है मेडिकल का, इसमें कोई भी पार्शियलिटी की जगह नहीं होती कि अगर आपका अपना कोई पर्सन है, फैमिली मेंबर है, तो आप उसका अलग से ट्रीटमेंट करते हैं, अगर कोई बाहर वाला है तो आप उसका अलग से ट्रीटमेंट करते हैं। तो यानी कि ये जो पर्टिकुलर जॉब होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, सिंसियरिटी और पंचुअलिटी की जॉब है। ठीक है, तो क्लिनिकल फार्मेसी यानी कि फार्मास्यूटिकल केयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि ड्रग थेरेपी को मेंटेन करके रखना, जिससे उसका जो आउटकम है पॉजिटिव लगे, और जो पेशेंट्स की लाइफ है वो बहुत ज्यादा क्वालिटी है, उस पर्टिकुलर क्या है, पेशेंट्स की जो लाइफ है वो क्या है, क्वालिटी होनी चाहिए, जिसकी वजह से उसको क्या हो जाए, इंप्रूव हो, यानी कि अच्छा इंप्रूव, अच्छी लाइफ और अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। सेकेंड हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी इन इंडिया, यानी कि क्लिनिकल फार्मेसी के क्या क्या स्कोप है इंडिया में और अदर कंट्री दोनों में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हर चीज का अपना एक स्पेसिफिक स्कोप होता है। जैसे हमने हॉस्पिटल फार्मेसी जब पढ़ा था तो उसमें भी हमने स्कोप के बारे में बात की थी, आज हम बात करेंगे क्लिनिकल फार्मेसी के स्कोप के बारे में। देखिए, क्लिनिकल जो फार्मासिस्ट होते हैं उनका जो वैल्यू मूवमेंट होता है इंडिया में वो थोड़ा कम होता है, लेकिन जो फॉरेनर कंट्रीज होती है उनमें बहुत ज्यादा होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो इंडिया में क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं उनको फिजिशियंस के पीछे पीछे भागना पड़ता है, लेकिन फॉरेन कंट्री में क्या है कि अगर वहाँ पे कोई पेशेंट्स होते हैं और उनको कुछ अपनी बीमारी या कुछ मेडिसिन से रिलेटेड पूछना है, तो सबसे पहले वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट को कांटेक्ट करते हैं, और उसके बाद अगर क्लिनिकल फार्मासिस्ट बोलते हैं कि आपको फिजिशियंस के पास जाने की जरूरत है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि वैल्यू कहाँ पे ज्यादा है। बट मेरा ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे जो इंडिया है यहाँ पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट का कोई स्कोप नहीं है डेफिनेटली है, लेकिन थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि फॉरेन कंट्री ने पहले से ही अपने आप में वहाँ पे जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उन्होंने अपनी इतनी अथॉरिटी, इतनी इमेज बनाई हुई है कि पेशेंट्स को जो पेशेंट्स का जो फर्स्ट मूवमेंट रहता है वो फार्मासिस्ट के पास रहता है, उसके बाद फिजिशियंस के पास रहते हैं। तो स्कोप रेदर देन क्या है, कहाँ पे ज्यादा होंगे, आपके फॉरेन कंट्री में ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें मेनली हमारा क्या है, इंडिया में की अगर बात की जाए तो देखिए जो जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें एक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है क्लिनिकल फार्मेसी की। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं वो मेडिसिन के रिलेटेड बारे में बात करते हैं। ठीक है, मेडिसिन की वैल्यू, उनका यूज, उनका सेफ यूज, रेटिशनल यूज जितना भी होता है वो बताते हैं, गाइड करते हैं। ये क्या होते हैं, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं ये फिजिशियंस के लिए भी एक गाइड का काम करते हैं। ठीक है, ड्रग के रेटिशनल यूज और सेफ मूवमेंट के लिए। ठीक, सेकंड इसमें हमारा आता है कि जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं वो ड्रग पॉलिसीज, सेफ ड्रग पॉलिसीज क्या है, किस टाइप से आप इनको यूज कर सकते हैं, कितने अमाउंट में अगर आप यूज करते हो तो कितना सही है, ये सारी की सारी प्लानिंग जो की जाती है वो हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मासिस्ट के बेस पे की जाती है। ठीक है, उसके बाद कुछ सजेशन होते हैं, जैसे वेस्ट को जो हमारा मेडिसिन का वेस्ट है उसको कैसे रिड्यूस करना है, मिस यूज होने से बचाना है, ये किसका काम होता है, ये भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम होता है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या करते हैं, मेडिसिन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती है वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट के थ्रू की जाती है, जबकि डॉक्टर सिर्फ क्या करेंगे, अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे। उसके बाद सारा का सारा काम किसका है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का है। ठीक है, उसके बाद जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं वही क्या करते हैं, पर्टिकुलर प्रिपरेशन करने में हेल्प करते हैं। प्रिपरेशन का मतलब यहाँ पे है कि आप किस टाइप से मेडिसिन को प्रिपेयर करते हो एक पेशेंट्स के लिए, और फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है ड्रग की हॉस्पिटल्स में, ये भी किसको पता होता है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट को ही पता होता है। ठीक है, उसके बाद यूटिलाइजेशन पैटर्न ड्रग का किस बेस्ड पे रहेगा, ठीक है, बच्चों के लिए क्या रहेगा, बड़ों के लिए क्या रहेगा, बूढ़ों के लिए क्या रहेगा, वो सारा का सारा डिसीजन किसका होता है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का होता है। और ये सारा इसमें एक पॉइंट है हमारा, ये ड्रग रिक्वायरमेंट, फ्यूचर ड्रग रिक्वायरमेंट को कैसे बताता है, आपने पढ़ा होगा इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये मैनेज करता है। उसके बाद क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो होते हैं जब हॉस्पिटल्स में रहते हैं, कम्युनिटी फार्मेसीज के साथ रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, मेडिकेशन हिस्ट्री यानी कि जो पेशेंट की मेडिकेशन हिस्ट्री है उसके बारे में इनको पता रहता है। ये पेशेंट्स की काउंसलिंग भी करते हैं। पेशेंट्स की काउंसलिंग का मतलब है कि उसको उसकी बीमारी के बारे में पूछना, उसको थोड़ा कंफर्ट फील कराना। ठीक है, उसको क्या है कि आप अपनी बीमारी के बारे में बताइए, आप अपने बारे में बताइए। तो ये जनरल काउंसलिंग होती है जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट करता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो पेशेंट और जो फार्मासिस्ट होते हैं उनका कम्युनिकेशन जो गैप होता है वो फिल हो जाता है, मतलब कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल फील करने लगता है अपनी बीमारी बताने के लिए। ठीक है, तो उसको ही करना है, किसको करना है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट को करना है। उसके बाद कोई अगर ट्रीटमेंट चल रहा है या पहले से कोई चल रहा है तो उसका रिव्यू करना, अगर कोई थेरेपी, ड्रग थेरेपी चल रही है तो उसको मॉनिटर करना कंटिन्यू। ठीक है, उसके बाद ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एडीआर के रिपोर्ट फिल करना। ठीक है, उसके बाद जो ड्रग यूज है उनका इवोल्यूशन करना, यानी कि प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें किस में आती है, हमारा क्लिनिकल फार्मेसी के स्कोप में आती है। ये कौन करेगा, क्लिनिकल फार्मासिस्ट करेगा, और फिजिशियंस क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपना मेडिसिन के बारे में लिखेंगे। यानी कि देख सकते हैं आप कि जो मेनली पर्टिकुलर क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उसके पास कितना बर्डन है, लेकिन एक्चुअल में इंडिया में क्या है कि जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उनको डॉक्टर्स के पीछे पीछे घूमना पड़ता है, लेकिन फॉरेन कंट्री में जो हाल है वो थोड़ा बेटर है एज कम्पेयर टू इंडिया।
नेक्स्ट हमें स्कोप के बारे में बात करनी है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज यानी कि अदर कंट्रीज के बारे में करनी है। इसमें हम इंडिया की कंट्री के बारे में बातें नहीं करेंगे, ठीक है। तो जिसमें हमने 3 कंट्रीज ली हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट हो गया, कनाडा हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया। तो मतलब यहाँ पे जो पर्टिकुलर स्कोप है, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे जो स्कोप है, यहाँ पे जो पर्टिकुलर क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम है वो अपना काम चेंज कर देगा। काम जो रहेंगे वो सिमिलर रहेंगे, क्योंकि फार्मासिस्ट के पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती है कि वो क्या कर सके, प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं पेशेंट्स का। ये आपको पता होगा, ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स के पास होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इनका मेंटेनेंस है, यहाँ पे जो वेल स्टेबलाइज्ड है, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, काफी सही है। क्योंकि यहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं सबसे पहले फार्मासिस्ट से कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे अपना इमेज ये सेट की हुई है, ठीक है। तो वो वहाँ पे अपना प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। जो इनकी वैल्यूज होती है वो डॉक्टर से ज्यादा होती है वैल्यूज। डेफिनेटली सी बात है, देखिए अगर आपको कोई कॉन्टेक्ट करते तो आपके सेकंड टर्न पे किसी और को कॉन्टेक्ट करते तो डेफिनेटली सी बात है कि आपकी वैल्यूज ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेकंड पर्सन। तो यूनाइटेड स्टेट में भी जो है क्लिनिकल फार्मेसी का वेल स्टेबलाइज्ड प्रैक्टिस है, ठीक है। जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं वो इसेंशियल मेंबर होते हैं, यानी कि बहुत जरूरी मेंबर होते हैं एक हेल्थ केयर टीम के लिए, ठीक है। तो मेनली इनका जो वर्क प्रोफाइल रहता है वो यही रहता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स में भी काम करेंगे, क्लिनिक में भी काम करेंगे, कम्युनिटी फार्मेसीज के लिए भी काम करेंगे। जो कैंप वगैरह ये यूज होते हैं, जो पब्लिक के लिए लगाए जाते हैं, जो पब्लिक के हेल्प करने के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इनका जो पर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि इनकी जो वर्क प्रोफाइल होती है वो पेशेंट्स केयर के लिए होती है और बहुत सारे कोलैबोरेशन में होता है, ठीक है। जैसे कि पर्टिकुलर क्या है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ या फिर मेडिकेशन थेरेपी को ऑप्टिमाइज करने के लिए जितनी भी सारी चीजें होती हैं वो किस में होती है, किसके साथ होती है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट के साथ होती है। सेम ऐसे ही आपका कनाडा में भी रहेगा। इनका जो पर्टिकुलर रोल होता है, वाइटल रोल प्ले करते हैं पेशेंट्स केयर के लिए। सबसे पहले जो पेशेंट्स होते हैं अपना फार्मासिस्ट के पास कॉन्टेक्ट करते हैं, ठीक है, अपनी बीमारी के बारे में बताते हैं। अगर उनको कोई भी अपनी मेडिसिन से रिलेटेड पूछना है तो वो वहां पे जाके अपना मेडिसिन से रिलेटेड पूछ सकते हैं। यहाँ पे भी इनका जो पर्टिकुलर वर्क रहेगा, मेडिकेशन मैनेजमेंट, ड्रग थेरेपी मॉनिटर करेंगे, पेशेंट्स की काउंसलिंग करेंगे। यूनाइटेड किंगडम में भी क्या रहता है, सेम ही रहता है, बस क्या है कि इसमें जो चीजें हैं वो थोड़ा सा डेवलप कंट्री है, तो डेफिनेटली सी बात है स्कोप जो होंगे वो ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे भी क्या है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का जो रोल है इमरजेंसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए भी यहाँ पे रहता है, कम्युनिटी फार्मेसी के लिए भी यहाँ पे रहता है, ठीक है, पेशेंट्स की काउंसलिंग करने के लिए भी रहता है, प्राइमरी केयर के लिए भी रहता है, ठीक है। उसके बाद किसी भी मेडिकेशन के मैनेजमेंट के लिए भी रहता है, ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग, पेशेंट काउंसलिंग, ये रहते हैं। तो यानी कि काम सिमिलर है, लेकिन पोजीशन और अथॉरिटी जो है वो वहां पे उन्होंने अपनी जो वैल्यूज है वो उसको डेवलप कर रखा है, ठीक है, जो इंडिया के टाइम आज के टाइम में इंडिया में नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टेक्निकल डेफिनेशन है जो हम क्लिनिकल फार्मेसी में यूज करते हैं, ठीक है। तो जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट के थ्रू यूज होती है उन टेक्निकल डेफिनेशन के बारे में हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट है हमारे पास, सबसे पहले तो क्लिनिकल फार्मेसी आ जाती है कि क्लिनिकल फार्मेसी क्या है, ठीक है। तो क्लिनिकल फार्मेसी क्या है, एक फार्मेसी का स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसमें जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं वो फार्मास्यूटिकल नॉलेज, स्किल और कैसे हम ड्रग की जो यूटिलाइजेशन है उसको ऑप्टिमाइज कर सके, कैसे पेशेंट की आउटकम को जल्दी से जल्दी निकाल सके, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है क्लिनिकल फार्मासिस्ट के थ्रू। और जो इसमें क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं वो आपस में किसके साथ मिलकर काम करते हैं, जो है फिजिशियंस होते हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उनके साथ मिलकर ये काम करते हैं। सेकंड इसमें हमारे पास आता है मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट। देखिए एमटीएम नेम से डिफाइन हो रहा है, इसमें जो हमारे पास मेडिकेशन थेरेपी होगा उसको मैनेज किया जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इफेक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, कितनी थेरेपी हमें देना है, कितनी थेरेपी हमें नहीं देना है। तो यानी कि इसमें जो पर्टिकुलर आइडेंटिफाई किया जाता है वो क्या किया जाता है कि मेडिकेशन थेरेपी को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, जिससे कि अगर इसमें क्या होता है मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, डेवलप और प्लान कैसे आप उसको रिसॉल्व करोगे, ये सारी की सारी चीजें इसमें किया जाता है। यानी कि अगर कोई एडवर्स और साइड इफेक्ट कोई आता भी है तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे, ये मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट में किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास है फार्माकोथेरेपी। आपके पास एक सब्जेक्ट भी है फार्माकोथेरेपेटिक्स, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो फार्माकोथेरेपी में क्या होता है कि हम किसी भी बीमारी को जब थेरेपी से ठीक करते हैं, किसी मेडिसिन को यूज करते हैं, किसी केमिकल सब्सटेंस को यूज करते हैं डिजीज को ठीक करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है, फार्माकोथेरेपी बोला जाता है, ठीक है। जिसमें डोज आप देखते हैं कि करेक्ट होनी चाहिए, उसके पर्टिकुलर इफेक्ट को आप मॉनिटर करते हैं, ठीक है, थेरेपी को एडजस्ट करते हैं, जितना नीड होती है सिर्फ उतना ही हम देते हैं। तो ये किसमें आता है, फार्माकोथेरेपी में। उसके बाद ड्रग इंट्रेक्शन। ड्रग इंट्रेक्शन का मतलब है जब दो ड्रग आपस में क्या कर जाती हैं, इंट्रेक्ट कर जाती हैं। यानी कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसने दो ड्रग ली है और आपस में इंट्रेक्ट कर जाती है तो कभी कभी क्या होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं, कभी कभी ये बेनिफिशियल भी होती है। हार्मफुल कैसे होती है, आपस में इंट्रेक्ट करके और उसके बाद जो उनका इफेक्टिवनेस था वो खत्म हो गया। और बेनिफिशियल कैसी होती है, कभी कभी क्या होता है कि जब दो ड्रग आपस में मिलती है तो उनका जो थेरेपेटिक इफेक्ट है वो बढ़ जाता है, इनहेंस हो जाता है, ठीक है।
फिफ्थ इसमें आता है एडवर्स ड्रग इवेंट। एडवर्स ड्रग इवेंट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये क्या होता है, एक हार्मफुल कंडीशंस होती है, ठीक है। मेनली ये कब आते हैं, मेडिकेशन के यूज के दौरान आ सकते हैं, जो रिजल्ट आता है उसके दौरान ये आ सकता है एडवर्स ड्रग इवेंट। इसमें क्या होता है, मेडिकेशन एरर इंक्लूड हो सकते हैं, साइड इफेक्ट कोज हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस कोज हो सकते हैं, या फिर कोई अदर एडवर्स रिएक्शंस कोज हो सकती है। तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं, इनको मॉनिटर करने के लिए, इनको मैनेज करने के लिए भी वो अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक भी आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एडीएमई। एडीएमई मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। यानी कि ये एक ऐसी टर्म्स है जिसमें क्लिनिकल फार्मासिस्ट देखते हैं कि कैसे पेशेंट्स की बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है। सेवेंथ इसमें आते हैं फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक में देखा जाता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि हम देखते हैं कि कैसे जो मेडिकेशन है, जो मेडिसिन है, वो कैसे प्रोड्यूस करा रही है थेरेपेटिक इफेक्ट को, ठीक है। यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो इसमें हम क्या देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एट्थ जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो है हमारे पास थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि आप क्या करें, मेजरमेंट करें मेडिसिन की कंसंट्रेशन को, कि ब्लड में कितना है और कितना क्वांटिटी में नहीं है। तो यानी कि ये भी कौन करते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट करते हैं। यानी कि ये क्या करेंगे, कैलकुलेशन के थ्रू, मेजरमेंट के थ्रू देखेंगे कि ब्लड में मेडिसिन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, और वो प्रॉपर सेफ है, इफेक्टिव रेंज में है या नहीं। तो ये भी कहीं ना कहीं किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट ही करते हैं। उसके बाद फिर आते हैं क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट। क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट नेम से आइडेंटिफाई हो रहा है, ठीक है। क्या है, ये क्या है, कंप्यूटराइज्ड टूल्स है, सिस्टम है। क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट, ये आपने सॉफ्टवेयर में पढ़ा होगा कि कौन कौन से पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जो क्या करता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इनको यूज करते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन देता है ये क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग को इजी बनाने के लिए, यानी कि जितने भी क्लिनिकल टाइप के डिसीजन होते हैं वो इनको सपोर्ट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जितने भी पर्टिकुलर प्रैक्टिशनर हैं, फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, वो इनको यूज ज्यादा करते हैं किसी भी मेडिसिन की सेफ्टी के लिए और पेशेंट्स आउटकम की ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ठीक है। थर्ड इसमें आता है फॉर्मुलरी मैनेजमेंट। फॉर्मुलरी मैनेजमेंट ये भी आपने पढ़ा था, फॉर्मुलरी बुक आपने पढ़ी थी, जिसमें क्या होता है, मेडिसिन के बारे में लिखा होता है, मेडिसिन से पूरी डिटेल लिखी होती है, एक डिक्शनरी टाइप होती है। और ये क्या करता है, कहीं ना कहीं जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होता है, कि अगर उनको किसी भी मेडिसिन के बारे में देखना है तो वो फॉर्मुलरी मैनेजमेंट में देख सकते हैं। ये मेनली किसके लिए होता है, पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा कि बहुत सारी मेडिसिन रखी रहती हैं, तो आप कौन सी टाइम पे कौन सी यूज करनी है, कौन सी कंडीशन पे, या फिर अगर कोई भी, अगर फार्मासिस्ट को या फिजिशियंस को, दोनों के लिए ये होता है, ठीक है। अगर कोई भी क्या होता है, मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी आपको अगर चाहिए होता है तो फॉर्मुलरी मैनेजमेंट आप यूज कर सकते हो। फॉर्मुलरी जो होते है एक बुक टाइप की होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होती है, इसमें इवोलेटिंग प्रोसेस होती है, इसमें मैनेजिंग होती है मेडिसिन की, कैसे आप मैनेज कर सकते हो। और ये जो पर्टिकुलर होता है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मुलरी के नाम से भी होते हैं, जिसमें ये पर्टिकुलर दोनों लोग काम करते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें यूज कर सकते हैं फॉर्मुलरी मैनेजमेंट को, और क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी इसको यूज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, ये पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करने में भी हेल्प करता है, इफेक्टिव को भी, यानी कि कितनी मेडिसिन आप दोगे जो पेशेंट्स की हेल्थ जो है वो इफेक्टिव रहे, उसके पे प्रॉपर वर्क करे। तो यानी कि ये क्या होता है, एक फॉर्मूला टाइप बुक होती है जिसमें सारी चीजें ड्रग से रिलेटेड मेंशन रहती हैं। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आती हैं जो मेनली हमारा फार्मेसी में यूज्ड होती हैं। जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में मेनली डिपार्टमेंट होते थे, जैसे कि NICU, ICU, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे आपने देखा भी होगा कि जो फिजिशियंस होते हैं वो डिवाइडेड रहते हैं। आपने देखा होगा बच्चों के डॉक्टर्स अलग होते हैं, बूढ़ों के जो डॉक्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। और जो हमारे साइकेट्रिक्स होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। जो गाइनो डॉक्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो ऐसे ही कुछ टर्म्स हैं, ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर स्कोप्स यहाँ पे हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा आता है पेडियाट्रिक टर्म्स। पेडियाट्रिक का मतलब क्या होता है, पेडियाट्रिक जो है एक ब्रांच है, मेडिसिन से रिलेटेड है, यानी कि मेडिकल से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें उन पर्टिकुलर बच्चों का ट्रीटमेंट किया जाता है जो 18 एज तक के होते हैं, जिनमें से इन्फेंट्स भी आते हैं, चिल्ड्रंस भी आते हैं, और 18 साल के एज तक के बच्चे आते हैं। 18 साल के जो एज के बच्चे होते हैं जिनका जो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट किया जाता है, उस हम ब्रांच को बोलते हैं पेडियाट्रिक ब्रांच। यानी कि पेडियाट्रिक ब्रांच एक ऐसी मेडिसिन ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, 18 तक के एज के जो बच्चे होते हैं उनका हम इसमें ट्रीटमेंट कराते हैं, ठीक है। पेडियाट्रिक जो वर्ड था वो कहाँ से आया था, ग्रीक वर्ड से आया था, दो वर्ड से मिलकर बना था, पेस और आइट्रस, ठीक है। पेस का मतलब यहाँ पे चाइल्ड है, और आइट्रस का मतलब यहाँ पे डॉक्टर और हीलर है, यानी कि जो क्या करते हैं, डॉक्टर है या फिर जो क्या करते हैं, बीमारी को ठीक करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज्ड होती है जो क्लिनिकल सेटिंग और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस दोनों को क्या करती हैं, शो करती हैं पेडियाट्रिक में। जैसे कि फर्स्ट इसमें आता है ग्रोथ चार्ट। अब आपने देखा होगा ग्रोथ चार्ट में जो पेडियाट्रिक डॉक्टर्स होते हैं वो क्या
करते हैं, जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट को क्या करते हैं, ओवरव्यू करते हैं। ठीक है, बाकी अदर मतलब नॉर्मल बच्चे से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर चार्ट होते हैं ये इसलिए यूज किया जाता है जिससे कि वो क्या कर सके, चाइल्ड की ग्रोथ को ट्रैक कर सके, उसका डेवलपमेंट जो ओवर टाइम है उसको मेजर कर सके। ठीक है, तो इसमें वो क्या करते हैं, चाइल्ड को वेट को मेजरमेंट करते हैं, हाइट को मेजर करते हैं। ठीक है, और कंपेयर करते हैं अदर चिल्ड्रन से जो क्या है, सेम एज के हैं और सेम जेंडर के हैं। तो फर्स्ट इसमें जो पर्टिकुलर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आता है वो इसमें है ग्रोथ चार्ट। सेकेंड जो टर्म्स हम यूज करते हैं पेडियाट्रिक कंडीशंस में वो है हमारा वैक्सीन। आपने नॉर्मल देखा भी होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज से बचाने के लिए हाँ जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ वैक्सीन उनको अप्लाई करवाते हैं और उनका जो टाइम होता है वो डॉक्टर्स ही बताते हैं कि पेरेंट्स को कि आपके बच्चे को इस टाइम पे ये वैक्सीन लगनी है। अब वैक्सीन का मतलब तो आपको पता होगा कि एक तो बच्चे को क्या बचाएंगे, इन्फेक्शियस डिजीज से बचाने के लिए वैक्सीन लगवाते हैं। उनका जो बॉडी इम्यून सिस्टम है वो पावरफुल रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, एंटीबॉडीज बनती रहे जिसकी वजह से वो किसी भी डिजीज से फाइट कर सके। तो ये क्या है, ये भी कौन बताता है, जो पेडियाट्रिक डॉक्टर्स होते हैं यानी कि जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं वही पेरेंट्स को गाइड करते हैं। थर्ड इसमें आता है डेवलपमेंटल माइलस्टोन। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे छोटे बच्चे होते हैं, आपके फैमिली में भी होंगे, जो क्या करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको चलना थोड़ा लेट आता है या बोल प्रॉपर तरीके से लेट बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जल्दी बोल जाते हैं, जल्दी चल लेते हैं। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, माइलस्टोन डेवलपमेंटल के ऊपर डिपेंड करता है, माइलस्टोन बच्चे का कैसा है। क्योंकि ये क्या है पर्टिकुलर उसका, इसमें इस पर्टिकुलर टर्म में देखा जाता है कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है, एक्टिव है या नहीं है एक सर्टेन एज पे। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि ग्रोथ चार्ट में हम लोग कंपेयर करते ही हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि पर्टिकुलर अगर कोई ऐसा बच्चा होता है तो पेरेंट्स जो होते हैं वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, लेकिन कौन से डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, जो पेडियाट्रिक डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि पेडियाट्रिक का जो टर्म है वो किसके लिए, वो बच्चों के लिए है, इन्फेंट्स के लिए है। ठीक है, और इसमें मेनली होता क्या है, देखिए मैंने आपको बता ही दिया है कि मेनली जो बच्चे लेट बोलते हैं या फिर उनका जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है वो लेट होता है, जैसे कि चलना, बोलना, घूमना, एक्टिव रहना, तो वो सारी की सारी चीजें इसमें नोटिस की जाती हैं। फोर्थ इसमें आता है पेडियाट्रिक डोजिंग। पेडियाट्रिक डोजिंग का क्या मतलब है, ये बात आपको पता होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो डोज कैलकुलेशन होता है वो अलग होता है एज कम्पेयर टू अडल्ट। ठीक है, और ऐसे ही हमारा जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनका भी ऐसे ही होता है। तो इनका जो पर्टिकुलर पेडियाट्रिक डोजिंग सिस्टम होता है, होता किसके अकॉर्डिंग ही है, बेस्ड उनका एज, वेट, अदर फैक्टर्स पे इंक्लूडेड रहता है, लेकिन डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इनका जो डोज कैलकुलेशन होता है उसको बोला जाता है पेडियाट्रिक डोजिंग। ये पर्टिकुलर क्या होता है, अडल्ट से डिफरेंट होता है, इसीलिए इसमें क्या होता है कि जितने भी पेडियाट्रिक डॉक्टर्स होते हैं वो जो डोज का कैलकुलेशन करते हैं वो चिल्ड्रंस के बेस्ड पे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आती है जेरिएटिक टर्म्स है। जेरिएटिक में हम किन पेशेंट्स को ठीक करते हैं ये एक बार पढ़ लेते हैं। जेरिएटिक भी जो है वो क्या है, एक मेडिकल कंडीशन है, मेडिकल टर्म्स है, जिसमें हम उन पेशेंट्स का इलाज करते हैं, उन पेशेंट्स को सेंट्रलाइज्ड करते हैं जो ऑल्डर अडल्ट होते हैं। यानी कि ये जो पर्टिकुलर टर्म्स है ये किसके लिए यूज की जाती है, ऑल्डर अडल्ट के लिए यूज की जाती है। अब आपको पता होगा, देखिए बीमारी और जो मेडिसिन होता है वो ऑल्डर पीपल में ज्यादा इफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू यंगर अडल्ट। यंगर जो जवान लोग होते हैं 18+ होते हैं उनको बीमारी भी कम होती है, लेकिन जो ऑल्डर पीपल होते हैं उनको बीमारी ज्यादा हो जाती है, एक साथ बहुत सारी बीमारी हो जाती है, एक साथ बहुत सारी मेडिकेशन उनको देना पड़ता है। ठीक है, तो जो जेरिएट्रिक टर्म्स है इसमें हम उन पेशेंट्स को रखते हैं जो ऑल्डर अडल्ट होते हैं, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। कॉमन टर्मिनोलॉजी जो इसमें यूज्ड होती है, सबसे पहले तो इसमें जो पर्टिकुलर फार्मासिस्ट का काम होता है वो एक रिलेशनशिप डेवलपमेंट करने। ऑल्डर पीपल कभी क्या होता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि जो बुढ़ापे होते हैं और जो बचपन होते हैं दोनों सेम होते हैं, तो इसमें भी क्या है कि हमारा क्या है कि अगर हमें फार्मासिस्ट का अगर हम इसमें रोल बताएं तो फार्मासिस्ट का जो रोल होता है वो होता है ऑल्डर पेशेंट के साथ एक प्रॉपर डेवलप रिलेशन करना, उनको कंफर्ट फील कराना। ठीक है, उनको इंश्योर कराना कि डेफिनेटली सी बात है यहाँ से आपको हेल्प जरूर मिलेगी और आप ठीक होके जाएंगे, यानी कि उनको थोड़ा सा कंफर्ट आप जोन में रखें। ठीक है, उसके बाद जो फार्मासिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, अगर कोई ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उनसे भी उनको बचाएंगे, अगर कोई रिस्क होता है पर्टिकुलर तो उसको भी बचाएंगे। बस जेनेटिक में आपको ध्यान रखना है कि ऑल्डर अडल्ट का यूज होता है, ट्रीटमेंट जो होता है वो ऑल्डर अडल्ट का ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, ऑल्डर पेशेंट्स जितने भी होते हैं जो फार्मासिस्ट होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि ये क्या होते हैं, उनके लिए ये केयर प्रैक्टिशनर होते हैं जो क्या करेंगे, कंफर्ट जोन में फील कराएंगे, उनकी डिस्पेंसिंग का ध्यान रखेंगे। ठीक है, पेशेंट्स को क्या करेंगे, ड्रग रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराएंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिजिशियंस और जितने भी वहाँ पे अदर हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर है उनके साथ वो क्या करेंगे, एक थोड़ा सा कम्युनिकेशन बना के रखेंगे जिससे कि कोई भी कम्युनिकेशन गैप ना हो। ठीक है, और फार्मास्यूटिकल केयर को क्या करेंगे, इंश्योर करके रखेंगे, पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करके रखेंगे। यानी कि अगर बात की जाए कि फार्मासिस्ट का काम वही रहेगा, बट जो टर्म्स आती है जेरिएटिक, इसमें हम उन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं जो ऑल्डर अडल्ट होते हैं और उनको कोई डिजीज होती है। तो आपको सिर्फ इसमें ये आप ध्यान रख लो, बाकी फार्मासिस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबके लिए इक्वल है।
नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं जेरेटिक के सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में बात करने वाले हैं कि किस टाइप से हम लोग इसमें काम करते हैं, जो फार्मासिस्ट होते हैं वो किस टाइप से हैंडल करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जेरेटिक जो टर्म्स होती है वो ऑर्डर के लिए होती है, जहाँ मतलब ऐसे पेशेंट जो ऑर्डर में होते हैं। और मेडिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जेरेटिक जो कंडीशन होती है, जो मेडिसिन टर्म्स है, इसमें 65 ईयर के जो ओल्डर पीपल होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, या फिर उससे ज्यादा के जो पेशेंट्स होते हैं एज में, उनको इसमें रखा जाता है। यानी कि जेरेटिक की अगर आप एज काउंटिंग देखें तो इसमें 65 से या 65 टू 65 से ज्यादा एज के पेशेंट्स रहते हैं। ठीक है, यानी कि वो पेशेंट्स जिनकी एज 65 है या फिर 65 से ज्यादा है, ऐसे पेशेंट्स इसमें रखे जाते हैं। अब मेनली होता है क्या कि आपने देखा भी होगा कि आपके घर में जो बूढ़े लोग होते हैं, जो आपके दादी बाबा होते हैं, उनका जो केयरिंग कंडीशंस हो जाता है वो ज्यादा हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से मेडिसिन से नहीं ले पाते तो उनको भी किसी की जरूरत होती है। ऐसे ही बुढ़ापे में भी होते हैं, जो आपके दादी बाबा होते हैं तो उनको थोड़ा सा दिखना बंद हो जाता है, प्रॉपर तरीके से दिख नहीं पाता, इम्पेयरमेंट बहुत ज्यादा आ जाती है बॉडी में, प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाते हैं। ठीक है, दवाई लेने में डिफिकल्टी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों टर्म्स है, जो छोटे बच्चों की होती है और जो बुजुर्ग की होती है, उसमें थोड़ा सा केयरिंग मूवमेंट ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। जैसे अभी बताया कि इसमें जो इम्पेयरमेंट्स बॉडी में हो जाती है वो ज्यादा हो जाती है, प्रॉपर तरीके से हाथ जो है काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दिखने में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाते। तो इसमें जो पर्टिकुलर पेशेंट्स होते हैं उनका जो टीचिंग मोमेंट होता है वो बढ़ जाता है थोड़ा सा फार्मासिस्ट के लिए। उसमें बताते हैं, पेशेंट्स को टीच किया जाता है कि कैसे आपको सर्टेन ड्रग्स को लेना है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी टाइप की भी कंडीशन होती है, बुढ़ापे में क्या होता है कि मेनली जो मेडिसिन है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि बीमारी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसमें बताते हैं इनहेलर कैसे यूज करना है, ट्रांसडर्मल पैचेस, मतलब प्रॉपर प्रोसीजर आप उन्हें समझाते हैं। इंजेक्टेबल ड्रग है तो कैसे यूज करनी है, कोई आई ईयर ड्रॉप्स है तो कैसे यूज करनी है, कैसे आप लिक्विड के डोज को मेजर करते हो। तो ये सारी की सारी चीजें किसके थ्रू समझाई जाती है? फार्मासिस्ट के थ्रू समझाई जाती है। ठीक है, थर्ड इसमें आता है कि आप मेक श्योर हो जाए कि प्रॉपर तरीके का ड्रग का लेवल हो। ठीक है, प्रॉपर प्रिंट हो। ठीक है, उसके बाद जो पर्टिकुलर उसी लैंग्वेज में आप समझाएं जिस लैंग्वेज में पेशेंट्स को समझ आ जाए इजी तरीके से। तो ये भी कुछ टर्म्स होती हैं। उसके बाद फिर इसमें पेशेंट्स को आप समझाएं कि कैसे आपको ड्रग कैलेंडर रिमाइंडर यूज करना है, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से अपनी मेडिसिन के बारे में याद आता रहे कि मॉर्निंग में लेनी है, इवनिंग में लेनी है, आफ्टरनून में लेनी है। ठीक है, ड्रग बॉक्सेस कैसे होना चाहिए, अवेलेबल कैसा होना चाहिए, कौन किस कंडीशन में आप उनको स्टोर करके रखोगे। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ड्रग डिस्पेंसिंग डिवाइसेस के बारे में टीच करना, बताना। ठीक है, और किसी पिल्स को कैसे लेना है, क्रश करके लेना है, पानी के साथ लेना है, दूध के साथ लेना है। तो जितनी भी सारी नेसेसरी प्रोसीजर ड्रग से रिलेटेड होते हैं वो आपको बताना है एज ए फार्मासिस्ट। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है जो जेरिएटिक कंडीशंस में अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एंटीनेटल केयर। अब एंटीनेटल केयर क्या है? पहली बात तो केयर से डिफाइन हो रहा है कि इसमें हम क्या करेंगे, केयर करेंगे। लेकिन किसकी केयर करेंगे वो एक बार पढ़ लेते हैं। तो इसमें जो प्रेगनेंसी होती है, यानी कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो वुमेन्स होती है उनका इसमें केयर किया जाता है, प्रेग्नेंट वुमेन का और उनके बेबी का। ठीक है, तो ये एक टाइप की क्या है, मेडिकल केयर है, जो हेल्थ प्रोफेशनल और फार्मासिस्ट दोनों के थ्रू की जाती है। किसके अकॉर्डिंग और कब की जाती है? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, यानी कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो उसके बच्चे की जो केयर टेकर होता है, जो केयर करना है। ठीक है, और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनकी केयर करना है। दोनों ही टर्म्स इसमें आते हैं एंटीनेटल केयर में। ठीक है, और समटाइम इसको क्या बोला जाता है, प्रेगनेंसी केयर भी बोला जाता है और मेटर्निटी केयर भी बोला जाता है। मैटरनिटी केयर क्या होता है, जो वुमेन्स प्रेग्नेंट होती है और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो केयर की जाती है उसको बोला जाता है। इसमें देखा जाता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो सही से, मतलब उसका जो बेबी है वो ठीक है या नहीं है, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन की जो हेल्थ है वो सही से है या नहीं है। तो बेबी से रिलेटेड और प्रेग्नेंट वुमेन से रिलेटेड जितनी भी केयर होती है वो एंटीनेटल केयर टर्म में की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर जो डॉक्टर्स होते हैं और एंटीनेटल केयर होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें बेबी की हेल्थ के और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसकी हेल्थ को चेक करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। ठीक है, उसके बाद जितनी भी यूजफुल इंफॉर्मेशन होता है प्रेगनेंसी की, हेल्थी हेल्थी प्रेगनेंसी के लिए, वो क्या करते हैं, डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं वुमेन्स को। ठीक है, जिससे कि उनका बच्चा और वो दोनों हेल्दी रहे। एडवाइस देते हैं क्या आपको खाना है, क्या आपको एक्सरसाइज करनी है, क्या आपको नहीं खाना है। ये सारी चीजें कौन करते हैं? एंटीनेटल केयर करते हैं। ठीक है, जो डॉक्टर्स होते हैं। उसके बाद फिर इसमें आता है कि डिस्कशन करते हैं कि क्या आपको पर्टिकुलर केयर करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या चूज करना है, क्या आपको चूज नहीं करना है। लेबर और बर्थ के रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होती हैं वुमेन्स में, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उनको सॉल्व करना, उनको डिस्कस करना। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन का कोई क्वेश्चन है लाइक लेबर से रिलेटेड या फिर अपने बच्चे से रिलेटेड, तो वो सारी की सारी ये चीजें डिस्कस कर सकते हैं जो भी वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल है।
कुछ टर्म्स हैं जो यूज की जाती है एंटीनेटल केयर में, क्लिनिकली यूज की जाती है। तो सबसे पहला तो इसमें आता है एंटीनेटल। एंटीनेटल मैंने आपको बता दिया ये कि स्पेसिफिक पीरियड होते हैं, टाइम होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या फिर बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी, यानी कि बेबी के बर्थ से पहले वाला जो टाइम होता है उसको एंटीनेटल में बोला जाता है। मिडवाइफ एक टर्म्स होती है, मिडवाइफ उन हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए यूज किया जाता है जो क्या करते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स को क्या करते हैं, केयर प्रोवाइड कराते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और पोस्टमार्टम पीरियड में। ठीक है, तो ये वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है जो उनको क्या करते हैं, केयर टेकर का काम करते हैं। थर्ड इसमें आता है फेटल डेवलपमेंट। फेटल डेवलपमेंट एक प्रोसेस होती है जिसमें हम देखते हैं कि फेटस का कितना ग्रो, कितना डेवलपमेंट हुआ है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अल्ट्रासाउंड आपने सुना होगा, ये क्या होता है, एक इमेज टेक्निक होती है, मेडिकल इमेज टेक्निक होती है जिसमें हम साउंड वेव की वजह से एक इमेज बनती है फेटस की और वॉर्म की, और हम डिस्प्ले पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा डॉक्टर्स जो होते हैं वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू क्या बच्चे की पोजीशन है वो सब कुछ चेक करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद गेस्टेशनल एज। गेस्टेशनल एज क्या है, ये एक टाइप का कैलकुलेशन पीरियड होते हैं जिसमें हम फर्स्ट डे काउंट करते हैं, जो भी वुमेन्स का लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है उससे हम फर्स्ट डे काउंट करते हैं प्रेगनेंसी का, और उसके बाद फिटस को कैलकुलेट करते हैं। तभी आप बता देते हैं कि 1 मंथ प्रेगनेंसी है, 2 मंथ प्रेगनेंसी है, 3 मंथ प्रेगनेंसी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट फंडल हाइट। फंडल हाइट में क्या है, ये भी क्या है, एक मेजरमेंट है, एक कैलकुलेशन है जिसमें हम देखते हैं यूथरस के टॉप से और प्यूबिक बॉन में कितना डिस्टेंस है, जिससे हमें पता चलता है कि फिटल का ग्रोथ का एस्टिमेशन क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म्स आती है डेट इज पोस्ट नेटल केयर। ये क्या है, ये भी एक टाइप की केयर होता है। ये जो पर्टिकुलर पीरियड होता है ये कब स्टार्ट होता है, जब जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसने इमीडिएटली चाइल्ड बर्थ किया है, और चाइल्ड बर्थ करने के का जो 6 वीक का पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, वो किस में काउंट होता है, पोस्ट नेटल केयर में काउंट होता है। यानी कि बिगनिंग इमीडिएटली आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जैसे ही चाइल्ड का बर्थ हुआ है, ठीक है, उसके बाद का जो 6 वीक का टाइम पीरियड होता है उसको बोला जाता है पोस्ट नेटल केयर। इसमें जो पर्टिकुलर केयर की जाती है वो बच्चे की और मदर की दोनों की जाती है। ठीक है, कुछ यहाँ पे पर्टिकुलर टर्म्स हैं जो यहाँ पे यूज होती हैं, क्लिनिकली यूज होती हैं। तो सबसे पहले पोस्ट नेटल है। पोस्ट नेटल मैंने अभी आपको बताया कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें जो बच्चा है वो बर्थ हो चुका है, बच्चे का बर्थ, और उसका जो 6 वीक का टाइम पीरियड है उसको पोस्ट नेटल बोला जाता है, और कहीं कहीं पे इसको क्या बोला जाता है, पोस्ट पार्टम पीरियड भी बोला जाता है। ठीक है, पोस्ट पार्टम यानी कि बाद का टाइम जो होता है। उसके बाद पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। ये क्या होता है, एक टाइप का डिप्रेशन होता है जिसमें मेनली क्या होता है, जो मदर्स होती हैं जैसे ही वो चाइल्ड को बर्थ करती हैं तो उनमें क्या हो जाता है, फीलिंग सैड हो जाएगी, एंजाइटी कोज हो सकती है, फैटिगी हो सकता है, मतलब सबको नहीं लेकिन चांसेस होते हैं, तो उसको बोला जाता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। थर्ड इसमें आता है लैक्टेशन कंसल्टेंट। लैक्टेशन कंसल्टेंट ये क्या होता है, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वहाँ पे होते हैं वो क्या करते हैं, गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं न्यू मदर को रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि कैसे आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है, वो सारे के सारे गाइडेंस उनको देंगे न्यू मदर को और सपोर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें आते हैं न्यू नेटल। नियोनेटल में क्या होता है, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म होते ही कहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं, एक अलग रूम में ट्रांसफर हो जाते हैं जिसको बोला जाता है नियोनेटल। वहाँ पे आपने देखा होगा मशीन्स लगी रहती हैं, ठीक है, प्रॉपर मेजरमेंट उनका करती रहती है, प्रॉपर मॉनिटर बच्चे को करती रहती है। तो सबके साथ नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत इम्यून पावर से वीक होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये नियोनेटल होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे को रेफर कर दिया जाता है, ठीक है, उसके प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए। और कब होता है, ये तब होता है आफ्टर बर्थ अप टू 28 डेज ऑफ एज, यानी कि जब आपका जो पर्टिकुलर बेबी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 28 डेज तक होता है। तो जो 28 डेज का जो टाइम पीरियड होता है उसमें अगर बच्चे को एडमिट करना पड़ता है तो उसको जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो कौन सा है, न्यूनेटल डिपार्टमेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि रेफर टू द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर बर्थ अप टू 28 डेज, यानी कि बर्थ से लेके 28 दिन तक अगर उसको कुछ भी बीमारी होती है तो न्यूनेटल में वो ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट होता है न्यूनेटल जॉइंटिस, जो बच्चों में बहुत कॉमन होता है। इसमें मेनली क्या होता है, ये एक टाइप की न्यूबॉर्न स्किन डिजीज होती है जिसमें जो स्किन और जो आईज है वो येलो येलो दिखना स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू बिल्डअप ऑफ बिलरुबिन इन द ब्लड, यानी कि ब्लड में बिलरुबिन के बिल्डअप होने की वजह से ये शो होता है। लास्ट में हमारे पास आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन क्लिनिकल फार्मेसी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक स्कोप इन क्लिनिकल फार्मेसी। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास बन जाते हैं डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स लाइक पोस्ट नेटल केयर, एंटीनेटल केयर एंड पेडियाट्रिक टर्म्स। ठीक है, सारे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी इस वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं। एक बार आप वीडियो को देखिए, उसके बाद आप सॉल्व करिए, तो आपको पता चलेगा कि आपको कितनी प्रिपरेशन की जरूरत है और कितना आगे आपको प्रोसीड करना है। ये बहुत छोटा चैप्टर था, यानी कि पार्ट बहुत छोटा था, तो इसीलिए इसमें से 3 क्वेश्चन ही बने हैं। ठीक है, बाकी टर्म्स जो होते हैं वो पोस्ट नेटल, एंटीनेटल, पेडियाट्रिक तीनों में से कोई भी पूछ लिया जाता है।
नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 के पार्ट 2 की। फर्स्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में हमें बात करनी है डेली एक्टिविटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, लाइक डेफिनेशन, गोल, प्रोसीजर ऑफ वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन, ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग, ड्रग इन्फॉर्मेशन एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन, मेडिकेशन हिस्ट्री, पेशेंट काउंसलिंग, इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन। ठीक है, तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं हम इनको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। Thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.